हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको कल हमने क्वेश्चंस कराए थे 105 तक और हमने कहा था कि आपके 45 नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस जो कि जाएंगे 150 तक। तो बने रहना हिंदी मिरर के साथ लास्ट तक। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा भी होगा जो 45 आप कर चुके हो वो भी काफ़ी अच्छे प्रश्न थे और आगे के जो 45 होने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। दोस्तों, आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी और इसके बाद कल मॉर्निंग तक आपको जो है आपकी जो लास्ट वाली यूनिट है भारतीय संविधान और जो आपका अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी भारतीय संविधान, ठीक है। और ये ज्योग्राफी से संबंधित जो मैंने एमसीक्यू आपको करा दिए हैं 90, इससे अलग मैं आज शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी, आपके लिए अपलोड कर दूँगी 10 बजे तक, जिसमें इनसे कुछ अलग आपको प्रश्न मिलेंगे। तो उसको भी आप ज़रूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 106 यानी कि 106। और इस प्रश्न का मैंने कहा था कि आप प्रश्न का आंसर मुझे बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में काफ़ी प्रश्नों के आंसर आज मिले भी और बहुत अच्छा लगा कि आपका रेस्पॉन्स आ रहा है। तो हम कुछ अलग भी करने वाले हैं आपके लिए एक दो दिन में। थोड़ा देखते हैं कुछ अच्छा और लेकर आए लिए आपके लिए कंटेंट, तो जिससे क्या होगा आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। प्रश्न का आंसर अगर आपने लगाया है इसमें 106 का कौन सा लगाया है सोच लीजिए आप। अगर नहीं सोचा है तो सोच लीजिए अब विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। देख लीजिए किसका सही गया है किसका नहीं। अब आते हैं 107 पर। सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस। तो सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली इसमें रेलगाड़ी आपकी जाएगी बी, विवेक एक्सप्रेस। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? इसके बारे में आपको बताना है कि किस वर्ष चलाई गई थी भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी। तो आपको देख लीजिए मुंबई, सॉरी 1852, 1853, 1854 या 1856। तो जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर आप क्या लगाना जा रहे हैं या क्या लगाने की सोच रहे हैं। तो 108 का आपका आंसर जाएगा बी। रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1853 में। देखिए कब से चल रही है रेलगाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। कैंपोगोडा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में बताना है। कैंपोगोडा हवाई अड्डा मुंबई, बंगलुरु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो 109 का आपका आंसर जाएगा बी, बंगलुरु, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा के बारे में पूछा है, भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में। तो 110 का आपका आंसर जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। ये आंसर जरूर करिए क्योंकि आपके जहां आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहां से भी ये आपका आंसर बन रहा है और ये आपका आंसर याद होना चाहिए क्योंकि हमें उस स्टेट से संबंधित सारे ही प्रश्न देखने हैं। और आज क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की और काफ़ी वो मुझे लगता है अवेयर भी हैं हिंदी मिरर की तरफ से। तो उसमें क्या है कि उन्होंने बताया था कि मैडम जो है आप उत्तर प्रदेश के भी क्वेश्चंस लेकर आइए। तो अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। आपके यूपी का जो जीके है उसमें सब कुछ यूपी से संबंधित सब कुछ आ जाएगा उसी वीडियो में। हाँ, हो सकता है वो लेंथी होगी तो वो 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके दे देंगे। तो जल्दी ही कल तो सुबह आपको संविधान से संबंधित मिलेगी, तो हो सकता है कल शाम तक आपको उत्तर प्रदेश के जीके की भी वीडियो मिल जाए। और एक पैडागोजी के लिए भी उन्होंने बोला था कि मैडम पैडागोजी की भी तैयारी कराइए। तो पैडागोजी तो वैसे हम जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं। जो नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी जिन्होंने कर चुके हैं, तो पैडागोजी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को तैयारी के। लेकिन फिर भी अगर क्वेरी आई है तो एक ही वीडियो में मैं चाहूँगी कि उसको कवर करूँ और कुछ इस तरह के क्वेश्चन लेकर आऊँ पैडागोजी के कि आपके वो बस लगे कि हाँ बस यही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? सदिया से धुबरी, कोतलत से कोटापुरम, इलाहाबाद से हल्दिया या फिर लखनपुर से गंगा।
तो 111 का आंसर आपका जाएगा ए, सादिया से धुबरी, है ना। अब देखते हैं 112 का आपका आंसर क्या है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? तो पारादीप जो बंदरगाह है 112 का, वह है ए, ओडिशा, ठीक है। अब आते हैं 13 पर। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई या फिर मार्मा, गोवा? तो देश का सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह है 113, वह है बी, विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? काडला, चेन्नई, न्यू मंगलोर, विशाखापट्टनम? तो कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? 114 का आप लगा लीजिए ए, काडला, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, काडला, पारादीप या फिर मुंबई? तो सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का बताना है। यहाँ पर ज्वारीय बंदरगाह पूछा था, यहाँ पूछा है सबसे बड़ा बंदरगाह। तो 115 का जाएगा डी, मुंबई, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, आपकी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो तो थे ही अच्छे काफ़ी, लेकिन मैं सोच रही हूँ अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ यूनिक से क्वेश्चन जो करंट में भी बन रहे हों, वो क्वेश्चंस आपके लिए शॉर्ट वीडियो में मैं डाल देती हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखिए। आज मैं ये जो आपके अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था से संबंधित है जो करंट के क्वेश्चन है, वो आज मैं अपलोड कर देती हूँ रात तक 10 बजे तक, तो उसको ज़रूर देखिए आप। उसके बाद फिर देखते हैं, डालते रहेंगे तो आप देखते रहना, सारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगी आपकी। देश का रासायनिक बंदरगाह, यहाँ रासायनिक के बारे में पूछा है। दाहेज, मार्मागोवा, काडला फिर चेन्नई? तो 116 का आपका आंसर, अगर आप सोच रहे हैं ए, दाहेज, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक हार्बर पत्तन है? काडला, मुंबई, चेन्नई या फिर ये सभी? जितने भी मैं शॉर्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन डालूंगी वो यहाँ से नहीं होंगे, इनसे कुछ अलग होंगे, या फिर वन लाइनर आपके मैं डालूंगी, तो आप देखते रहिए। नेक्स्ट है, कौन से दशक को भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा कहा गया है? देख लीजिए, महान विभाजक रेखा कहा जाता है कौन से दशक की? 1911, 1921, 1921, 1931, 1901 से 1911, 1931 या फिर 1941 तक? तो 118 का अगर आप सोच रहे हैं ए, 1911 से 1921, तो बिल्कुल सही। कौन से दशक पूछा है ना, तो 11 से 21 तक दशक हुआ, 21 से 31 हुआ, 1 से 11 हुआ, 31 से 41 हुआ, तो दशक के बारे में पूछा है कि दशक भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा कहा जाता है। और ये प्रश्न आपका बहुत ही यूनिक है, और ये प्रश्न मैंने देखा है आजकल एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम में मैं इस प्रश्न को देख रही हूँ, तो आप भी इसको जरूर तैयार कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? लिंगानुपात पूछा है, पता है ना लिंगानुपात क्या होता है? लिंग का अनुपात ये सब बता है, 940, 942, 943 या फिर 944, तो बताना है 2000 गणना, ठीक है, 2011 की। तो इसमें आपको क्या लगा आंसर, क्या होना चाहिए? 119 का अगर आप सोच रहे हैं सी, 943, तो बिल्कुल सही। जनसंख्या की दृष्टि से 2000, अब यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने शुरू हुए ना तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए इनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि 2011 के अनुसार को सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 का सबसे बड़ा राज्य कौन सा जाएगा? ये जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा है, तो 121 का जाएगा बी, केरल, ठीक है। अब सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला है ना। अब आते हैं सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही आएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स है उनको पढ़ना चाहिए, और उनमें से कहीं से भी आपका आंसर बन सकता है। तो कौन सा बनेगा? बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो 122 का अगर आप सोच रहे हैं बिहार, तो बिल्कुल सही। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, झारखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो 123 का आपका जाएगा ए, बिहार। न्यूनतम साक्षरता, ये तो आप आंख बंद करके लगाइए, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? पूरे भारत का जन घनत्व पूछ लिया गया है। 380, 372, 382, 392।
तो क्या सोचा है 124 का? 124 का अगर सोचा है सी 382 तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आगे आते हैं 25 पर। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति है? मध्य प्रदेश के बारे में पूछा, बैगा, मुरिया, मुइया या फिर ये सभी। तो 125 का आपका आंसर अगर आपने सोचा है डी ये सभी तो बिल्कुल सही है। बैगा भी, मुरिया भी और मुइया भी सभी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? तमिलनाडु, सिक्किम, उड़ीसा या फिर जम्मू कश्मीर। तो जो लेप्चा जनजाति जाएगी वह जाएगी तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपका मैं करा चुकी हूँ, कल भी ये शायद हुआ था प्रश्न। तो बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं, कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? मेघों का घर, पूर्व का स्कॉटलैंड, भारत का पेरिस, डायमंड हार्बर। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा है। तो देख लीजिए 128 का डायमंड हार्बर कोलकाता को नाम से जानते हैं। दूसरे नाम से पुणे को किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार, धान का डलिया, क्वीन ऑफ डेक्कन, झीलों का नगर। तो बताइए पुणे को किस नाम से जानते हैं? 129 का आपका जाएगा सी, क्वीन ऑफ डेक्कन, है ना। अब आते हैं, कोची को किस उपनाम से जाना जाता है? भारत का पिट्सबर्ग, भारत का मैनचेस्टर, भारत का प्रवेश द्वार, पूर्व का वेनिस। तो 130 का आपका जाएगा डी, पूर्व का वेनिस। कोची को इस नाम से भी उपनाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? बहुत इजी है, हम लोग सब इसको पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इससे इजी और क्या हो सकता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? मूसी, नर्मदा, महानदी, गोमती। तो 132 का अगर आप सोच रहे हैं ए मूसी तो बिल्कुल सही, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती, दामोदर, गंगा या फिर हुगली। तो ये भी बहुत इजी है प्रश्न, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। चलो बता देते हैं, कोलकाता हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, चेनाब, झेलम या फिर सतलज। तो कहाँ है श्रीनगर, ये तो पता ही है ना सबको, तो लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो 134 का लगा लीजिए सी, झेलम। अब देखते हैं, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये गोमती, गंगा, कर्मनाशा या फिर हिडन। तो जो 135 का आपका आंसर है बी, गंगा के किनारे। ठीक है, और कौन सा है गंगा के किनारे? चलिए आ जाइए आप, पर्यावरण व पारिस्थितिकी संबंधित, इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए देखते हैं, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हेकल, रीचर, ईवो विल्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 136 का आपका जाएगा ए, अर्नेस्ट हेकल। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया था। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी आकार प्रकार के जीव का निवास है कहलाता है? जीवमंडल, खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता, अपघटक। तो पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां आकार प्रकार के जीव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? 137 का सभी को पता होगा ये आंसर, उसको हम जीवमंडल कहते हैं, हर प्रकार का मिलता है वहाँ पर। तो पारिस्थितिक तंत्र का ये तो हो चुका, किसके द्वारा किया गया है ना, ये प्रश्न का आपको आंसर मैं बता चुकी हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इटाई रोग किसके कारण होता है? प्रश्न अच्छा है। आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 139 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर सी, कैडमियम, तो बिल्कुल सही है, इसके कारण इटाई रोग होता है। निम्न में से अम्ल वर्षा का क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड SO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 140 का अगर आप सोच रहे हैं ए, सल्फर डाइऑक्साइड SO, तो बिल्कुल सही है, अम्ल वर्षा का ये मेन कारण होता है। निम्न में से जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में बन सकता है। हरगोविंद खुराना, E.O. विल्सन, CV रमन या अर्नेस्ट हेकल। आपको पर्यावरण तो पता है ना, ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण से भी बन सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था शुरू में कि ये पर्यावरण व पारिस्थितिक से संबंधित है, ये पर्यावरण संबंधित आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 141 का अगर आप सोच रहे हैं BEO विल्सन, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसको जरूर कर लीजिए, लास्ट के जो आपके पेपर हैं
वहाँ ये प्रश्न रिपीट कह लीजिए या फिर इस तरह के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न जरूर आता है, कहीं का भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर काजीरंगा का बता रहे हैं, तमिलनाडु, मणिपुर, असम या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है 142 का, उसका आंसर अगर आप सोच रहे हैं सी ओसम, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मैंने कहा था ना, याद कर लीजिए सारे राष्ट्रीय उद्यान, अभी 2 आपको पता चल हो चुके हैं, इनको याद कर रखिएगा। 143 का मध्य प्रदेश, बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। वर्ष 1969, वर्ष 1971, 1973, 1975। तो 1969 या फिर 1971, 1973, 1975। तो बहुत इजी है, नेट में ये एग्ज़ाम हम हमेशा देखा है, जो क्वालिफाई उनको पता भी होगा। इसका आंसर क्या जाएगा? 144 का आपका जाएगा सी, 1973। इससे संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि 4 हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर आपका क्या जा सकता है। 145 का आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका सी लाल पांडा परियोजना सही नहीं है। घड़ियाल परियोजना 1975 में हुई, हाथी परियोजना 1992 में हुई, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में हुई। और ये वाला जरूर कर लेना, हाथी परियोजना वाला, ये आ सकता है एग्जाम में। अब आते हैं 146 पर, हमारे 150 कंप्लीट होने वाले हैं, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण ने संबंधित ब्रांड लेड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1978, 1987, 1989, 1992। तो 146 का अगर आप सोच रहे हैं बी 1987, तो बिल्कुल सही। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ब्रांड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1987 में। पर्यावरण संबंधी कोप 25 का आयोजन कहाँ किया गया? पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, यूके। ये प्रश्न भी आपके पर्यावरण में बन सकता है। तो 147 का अगर आप सोच रहे हैं सी स्पेन, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता से संबंधित रामसार समझौता कब किया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी में ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, लेकिन वहाँ पर जब नेट में ये सिलेबस में है तो वहाँ पर ज्योग्राफी नहीं है। वहाँ पर किस में डाले गए हैं पता है ना आपको? कौन सी यूनिट में डाले गए हैं ये? और यहाँ पर ये ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं इसके आंसर पर। 1975, 1982, 1985, 1991। तो 148 का अगर आप सोच रहे हैं ए 1975, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये 1975 बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था जैव विविधता संबंधी रामसार समझौता, ये आपका आ सकता है रामसार समझौता, ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, ग्लैड, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 149 का अगर आप सोच रहे हैं ग्लैड, तो बिल्कुल सही, इसका मुख्यालय यहीं पर है। लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? 1961, 1969, 1971, 1982। ग्रीन पीस इंटरनेशनल प्रश्न बहुत यूनिक है, आ सकता है एग्जाम में। तो 150 का आपका हो जाएगा सी, 1971 में ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 90। और आपको शाम में मैं इसके जो अलग से थोड़े से क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, उसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ 10 बजे तक, तो आपका पूरा ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो आपको यूनिट्स करा रही हूँ, टॉपिक करा रही हूँ, सारे टॉपिक एक ही बार में आपके क्लियर करती चल रही हूँ। कोई कोशिश, मतलब मेरी तरफ से इतनी कोशिश है कि कुछ भी ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए एग्ज़ाम के लिए। बाकी तो देखते हैं पेपर कैसा आता है, लेकिन प्रश्न इतने अच्छे मिल रहे हैं, मैं खुद अपनी बड़ाई कर रही हूँ कि आपने और भी चैनल देखोगे, हो सकता है वहाँ आपको ये प्रश्न ना मिले हों। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे और अपने जैसे स्टूडेंट जो हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह ही,
और उन तक ये कंटेंट पहुँचे, कैसे पहुँचेगा, ये हमारी ज़िम्मेदारी, आपकी ज़िम्मेदारी है उन तक ये कंटेंट पहुँचाने की। कैसे? लाइक और शेयर करके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करना है? बेल आइकन को हिट करना है और लाल बटन को दबाना है सब्सक्राइब के, ठीक है। और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना कर रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक सुबह को आपको भारतीय संविधान का मिल जाएगी वीडियो, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए हिंदी मिरर के साथ।